गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनिशियली जब हम वाइटल फोर्स थियरी पढ़ते थे, यानी कि ईश्वरीय शक्ति सिद्धांत, जब हम इस शक्ति सिद्धांत के बारे में करते थे, तो अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम कहें तो हम कहते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग इज अ पार्ट ऑफ माइटी गॉड, या अगर हम हिंदी में कहें तो हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। सो इफ वी आर पार्ट ऑफ द गॉड, वी आल्सो हैव द सेम पावर। अगर हम ईश्वर के ही हिस्से हैं तो हमारे अंदर भी वही शक्तियां होंगी जो ईश्वर के पास हैं। श्योरली ईश्वर बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, और हम उनका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तो श्योरली हमारी शक्तियां भी उनके रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी होंगी। और ऐसा यहां पे कहा गया कि इन्हीं शक्तियों के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, और ये शक्तियां सिर्फ ऑर्गेनिक बॉडी के यानी लिविंग बॉडी के अंदर हैं, और इस वजह से इन कंपाउंड्स को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं कार्बन के जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के बाहर बन जाया करते थे। ऐसा हम मानते थे कि इनके लिए कोई ऐसा वाइटल फोर्स नहीं चाहिए, और इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते। बट विद द टाइम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर होल्मर। मिस्टर होल्मर ने क्या किया, कंपाउंड बनाया, थायोसाइनेट के थ्रू हीट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया, और इस कंपाउंड का नाम था यूरिया। और यहां से उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। आपको मालूम है, जब कोई एक चीज होती है, कोई एक मिथ टूटता है, तो उसे तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, वैसे बहुत सारे दूसरे साइंटिस्टों ने इससे मिलते जुलते कंपाउंड्स बनाने शुरू किए, और ऐसा पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द जनरल लेबोरेटरी, और वहां पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम बहुत पॉपुलर हो चुका था, तो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये नाम जैसे का तैसा ही रखा गया। इस बात को अवॉइड करने के लिए कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम ना होने पाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉपुलर हो चुका था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम को रखा गया या मेंटेन रखा गया। अब यहां पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो आप कहते हैं कि व्हाई द कार्बन हैव अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अगर सारे एलिमेंट्स को देखें तो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, दे आर द मैन मेड एलिमेंट्स। आप देखें तो उनके नाम में भी किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम लगा हुआ है। अगर उन एलिमेंट्स का नाम में से IUM लास्ट में हटा दें, जो मेटल होने के लिए उन्हें सजेस्ट करता है, तो उनके नाम उस साइंटिस्ट के नाम से आता है। जैसे बर्केलियम, बर्केलियम में से हटाएंगे तो बर्केलिया आता है, एक लैब का नाम है। रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड के नाम पे। नोबेलियम, नोबेल के नाम पे। मेंडलीवियम, मेंडलीव के नाम से। इसी तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको अलग अलग साइंटिस्टों के नाम पे रखा गया है। तो अगर हम नेचुरल एलिमेंट्स की बात करें तो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन के लिए अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, और रिमेनिंग 91 के लिए एक ही है, दैट इज द इनऑर्गेनिक। तो कार्बन को क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है, कार्बन को क्यों इतना अलग किया जा रहा है? दैट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन। देन व्हाट इज द यूनिकनेस इन द नेचर ऑफ द कार्बन? इवन आपने ये सारी चीजें क्लास 10th में पढ़ रखी हैं, फिर भी हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज द यूनिकनेस इन द नेचर ऑफ द कार्बन? द फर्स्ट यूनिकनेस, दैट इज द टेट्रावैलेंसी। तो क्या 4 वैलेंसी होना कुछ यूनिकनेस है? 4 वैलेंसी होने पर पहली बात तो कंपाउंड जिस स्ट्रक्चर को अटेन करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल शेप। अब इस टेट्राहेड्रल शेप की खासियत क्या है? टेट्राहेड्रल शेप में हर एक एंगल 109 डिग्री 8 मिनट्स 28 मिनट्स अप्रॉक्स होता है, और
सारे एंगल बराबर होने की वजह से, 3D स्ट्रक्चर में सारे एंगल बराबर होने की वजह से उनके बीच में लगने वाले रिपल्सन फोर्स काफी कम होते हैं। और आइडेंटिकल, हर एक बॉन्ड के बीच में आइडेंटिकल इंटर एटॉमिक रिपल्सन लगने की वजह से जो सिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो द कार्बन हैव टेट्रावैलेंसी, इट फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द कंपाउंड। लेकिन क्या इतना ही होना काफी है? नेक्स्ट है द नेचर ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन्स, दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन कैपेसिटी। तो कार्बन के पास कैपेसिटी है लंबे लंबे चेन्स बनाने की, और ये कैपेसिटी इसी वजह से आती है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप में सर्वाइव करने की वजह से एक दूसरे के साथ रिपल्सिव फोर्सेज बहुत कम जनरेट करता है, तो यहां पे लंबी चेन बना सकता है। द कोवैलेंट कैरेक्टर, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। एंड यू नो वेल दैट गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए इजी टास्क, वो भी कार्बन में। कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है और छोटे से एलिमेंट में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या इतना आसान है? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के आने के बाद एक निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उस निगेटिव चार्ज के डेवलप होते ही अगले इलेक्ट्रॉन के लिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वर्क करने लगेगा, जो अगले इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से आने नहीं देता। सो कार्बन डज नॉट हैव अ बिग टेंडेंसी टू विड्रा द इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, तो यहां पे आसानी से किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। एंड नाइदर इट गिव्स द 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल होता है, और कार्बन जैसे छोटे एटम में न्यूक्लियस नजदीक होने की वजह से, आपको मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होता है। देन हाउ कार्बन कंप्लीट्स देयर ऑक्टेट? क्लास 10th में पढ़ा था, इट कंप्लीट्स देयर ऑक्टेट बाय द कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर हम मीथेन की बात करें, देन दिस इज द कार्बन हैविंग 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स टू फॉर्म द मीथेन। और यहां पे इनके बीच में क्या होता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड मींस द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and by the sharing of electron it completes their octet. So carbon have tendency to undergo the covalency. And last one, the tendency to form the multiple bond, the capacity to form the multiple bond, यानी कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं, मैं क्लास में जब बात आप लोगों से करता हूं, मैं कहता हूं कि कार्बन कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड, तो तुम्हें लगता है कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है? डबल बॉन्ड तो बहुत सारे एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा रियल में है? क्या आप मुझे कोई 5 ऐसा एलिमेंट बता पाएंगे जो कि डबल बॉन्ड, आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं एक दूसरे के साथ? अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन तो हमने अभी अभी बोला ही। इसके अलावा अगर आप चौथा एलिमेंट खोजेंगे तो आपको बड़े मुश्किल से मिलेगा सल्फर, वो भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनाता है, सिर्फ वेपर फेज में डबल बॉन्ड बना पाता है, अदरवाइज वो भी नहीं बनाता। इवन जब अलग अलग एलिमेंट से, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, आप देखेंगे दूसरे एलिमेंट्स को भी, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन में से ही मैक्सिमम रहते हैं, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो। देन हाउ द कोवैलेंट मल्टीपल बॉन्ड्स आर ओनली अवेलेबल इन द केस ऑफ कार्बन? इवन सिलिकॉन जो कार्बन के जस्ट नीचे आता है, ग्रुप 14 का नेक्स्ट मेंबर, वो भी ऐसा करने के लिए कैपेबल नहीं होता। अब यहां पे क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अगर हम देखें तो आप लोगों ने पाई और सिग्मा बॉन्ड देख रखा है। हम सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन को लेके कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 2 बॉन्ड में हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 3 डायमेंशन ड्रा करना पड़ेगा। ये है कार्बन, पहला बॉन्ड क्या होता है आप सबको मालूम है कि पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, और ये बन गया आपका पाई बॉन्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया, यानी डबल बॉन्ड बड़े आसानी से बन जा रहा है। पहला बन रहा है बाय द हेड टू हेड ओवरलैप और दूसरा बन रहा है बाय साइड वाइज ओवरलैप। लेकिन इसके जस्ट नीचे वाले मेंबर को देखेंगे, सिलिकॉन को, इसे हटा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट मेंबर को देखेंगे सिलिकॉन को, तो श्योरली द साइज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ कार्बन। ये रिस्पेक्टिवली और दूर होंगे, ये है सिलिकॉन और ये है दूसरा सिलिकॉन। और जब इनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा, मैंने पूरा जगह नहीं है तो एक ही साइड पर ड्रा कर दे रहा हूं, तो ये तो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। और ये देखिए, क्या कोई यहां पे ओवरलैप हो रहा है? सिंगल बॉन्ड तो बन गया, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा हो गया, बड़ा होने से साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली आप देखें, जो एलिमेंट्स डबल ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो हैं क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। पहले पीरियड में तो सिर्फ आपका हाइड्रोजन और हीलियम ही है। सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, यानी सबके सब छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटे एटम्स हैं। और ऐसा होने की वजह से उसमें साइड वाइज ओवरलैप होता है और इस वजह से वो स्टेबल होते हैं। देन दीज आर सम ऑफ द रीजंस why the carbon is unique, why we study the carbon in the separate branch of chemistry, यानी कि the catenation capacity, tetrahedral shape, tetravalency, covalent nature and the capacity to form the multiple bond। अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया जाए तो कितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासेज हैं या इनको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो श्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कई सारे क्लासेज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कई सारे क्लासेज हैं और उन्हें हम यहां देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहले किए जाते हैं दैट इज द साइक्लिक, और दूसरे किए जाते हैं दैट इज द लीनियर, यानी असाइक्लिक। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स को देखें तो साइक्लिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसाइक्लिक, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। अब यहां पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग में कोई एक हेट्रो एटम होता है। हेट्रो एटम क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब हेट्रो एटम की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कोई एक हेट्रो एटम होता है। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, यहां पे देखिए एक एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। और अगर ऐसा कोई सिस्टम होता है जिसमें ये कंडीशन बनती है, यानी एक हेट्रो एटम आए या एक से ज्यादा भी आए, तो ऐसे रिंग्स को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर सारे सेम रहें तो हम उसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। क्या होमोसाइक्लिक का भी कोई क्लास है? श्योरली इसकी भी दो क्लासेज हैं। इसमें दो क्लासेज में पहला बोला जाता है एलिसाइक्लिक और दूसरा बोला जाता है एरोमेटिक। इसी एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक भी बोलते हैं। तो एरोमेटिक क्या है? द कंपाउंड रिसेंबल्स इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विथ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक। वो कंपाउंड जो बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी देते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। तो अगर बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी देते हैं तो एरोमेटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो स्पेसिफिक एरोमा, एरोमा समझते हैं ना, स्पेसिफिक प्लीजेंट स्मेल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। हमारे लाइफ में भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स यूज होते हैं डेली लाइफ में, जिसमें नेप्थलीन बॉल्स हैं, आई थिंक सबको उसकी स्मेल मालूम होगी। उसके अलावा फिनॉल यूज होता है, 2% फिनॉल हमारे घरों पे फिनाइल के फॉर्म में यूज होता है। आप लोग करेक्शन करने के लिए अगर कुछ लिख देते हैं पेपर पे, कुछ गलती हो जाती है तो व्हाइटनर लगाते हैं। उस व्हाइटनर का जो बेस होता है वो भी क्या होता है? वो भी टॉल्विन होता है। हम जो मार्कर्स लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे उसमें जाइलिन होता है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और आप सबको मालूम है कि जितने भी कंपाउंड्स के नाम मैंने बताए सब स्मेल देते हैं, सब में कुछ स्पेसिफिक एरोमा होता है। अब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं।
एक बोले जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेंजीनॉइड, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन होता है, और नॉन बेंजीनॉइड्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन नहीं होता है। देन दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर द साइक्लिक सिस्टम। व्हाट्स अबाउट द लीनियर? अगर हम लीनियर को देखें तो लीनियर भी दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड and the second one is called saturated. Saturated वो होते हैं, saturation को हम हिंदी में संतृप्त कहते हैं। saturation वो होते हैं, saturated वो होते हैं where no further addition can takes place, और बिल्कुल आसान वर्ड्स में कहें where the carbon carbon bond is single bond। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है then that is called the saturated hydrocarbons या saturated compound। Generally, the saturated compounds are considered as a alkene। अब अगर अनसेचुरेटेड में देखें तो अनसेचुरेटेड में भी दो कैटेगरी हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या है? जिसमें डबल बॉन्ड हो, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। यहां पे दिस इज द क्लासिफिकेशन। वैसे सेचुरेटेड सिस्टम भी फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एमाइड, साइनाइड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अलग अलग किए जा सकते हैं, मैंने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया है। सो दिस इज द क्लासेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अलग अलग क्लासेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना है कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी नेम्ड, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अलोंग विद द अटैकिंग ग्रुप, मैकेनिज्म एक्सेट्रा। तो ये तो आपको था क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, इनके मॉलिक्यूल को लिखा कैसे जाता है, इनके मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। तो यहां पे डिफरेंट वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके लिए हम एक मॉलिक्यूल ऑक्टेन लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल ऑक्टेन एक 8 कार्बन का एल्केन। बेसिक नॉमेनक्लेचर मेथड आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, इसलिए मैंने ऑक्टेन टर्म यूज किया, जिससे आपको शायद मालूम होगा 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। शायद आप लोग ये बात तो बिल्कुल अच्छे से जानते ही हैं। तो पहला है आपका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज द कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला? The complete molecular formula is that in which we represent carbon, hydrogen, carbon 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 hydrogen bond along with heteroatom, यानी सब कुछ इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ये मॉलिक्यूल लें C8H18, तो हम इसे शो क्या करेंगे? टोटल 8 कार्बन, 4 5 6 7 एंड 8। एल्केन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है CnH2n+2 है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। अब यहां देखिए हमने क्या क्या शो किया? कार्बन शो किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, और अब मैं ड्रा कर रहा हूं हाइड्रोजन। So we have written the complete molecular formula of the compound C8H18, that is called the N-octane, normal octane। लेकिन जो दूसरा वे है रिप्रेजेंटेशन का, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंप्रेस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या करते हैं? वी रिप्रेजेंट द कार्बन, वी रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन, वी आल्सो रिप्रेजेंट द हेटेरोएटम्स। तो आप कहेंगे दोनों में अलग क्या है? पिछले वाले में भी तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मैंने रिप्रेजेंट किया, इस बार भी कर रहा हूं, तो क्या दिक्कत है?
क्या डिफरेंस है? एक्चुअली इन द प्रीवियस केस यू हैव रिप्रेजेंटेड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और हेटेरोएटम शो कर रहे हैं, इनके बीच के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को या इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं दैट द C8H18, हम शो कैसे करेंगे? हम शो करेंगे CH3 CH2 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 एंड CH3। देखिए मैंने कार्बन शो किया, मैंने हाइड्रोजन शो किया, लेकिन कहीं पे कार्बन कार्बन बॉन्ड शो नहीं किया, कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं किया। ठीक है ना? या फिर इसको और थोड़ा शॉर्ट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CH3 और CH2। देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, ये हो गया CH2 6 टाइम्स एंड CH3 CH2 हेक्साइड 6 times and CH3. That is the another way of writing the same molecule. This is called the condensed molecular formula. The third way of the representing of the molecule, हटा रहे हैं इसे ऊपर वाला ना, third way of representing the molecule is called bond line structure. Bond line structure. अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है और इसमें पहले दो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या अलग है, क्या वही चीजें हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके हैं या ज्यादा डिफरेंस है? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड हेटेरोएटम्स। ना ही कार्बन शो करेंगे, ना ही हाइड्रोजन शो करेंगे, ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शो करेंगे। सिर्फ क्या शो करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, और कोई हेटेरोएटम हो तो। मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें हेटेरोएटम है ही नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन है। मैं इसी को फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे आप तीनों को कंपेयर आसानी से कर सकें। तो यहां पर देखिए कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा उतना ही कार्बन, जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, रीजन आपको मालूम है। तो यहां पे टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पता चलेगा कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, कैसे पता चलेगा? तो यहां पे इस स्ट्रक्चर के दोनों एंड्स क्या बोले जाते हैं? कार्बन। और हर एक फोल्ड को भी कार्बन ही कहते हैं। ये हो गए आपके, मैंने डॉट कर दिया, आई थिंक वीडियो में भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सो दीज आर द कार्बन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 कार्बन। हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा? जितने बॉन्ड कार्बन ऑलरेडी बना रखा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये तो आप सबको मालूम है, टेट्रा वैलेंसी शुरू में ही मैंने बताया। कार्बन की जितनी वैलेंसी यहाँ पे है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उसके अलावा जो बचा है वो हाइड्रोजन से फुलफिल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड है, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, बचा कितना वैलेंसी? वैलेंसी 4 होती है, एक बना हुआ तो बचा 3 वैलेंसी, ये क्या होगा? CH3। ठीक है ना? अगले में देखिए इस कार्बन में 1 2 वैलेंसी बनी हुई है, बची कितनी? 2, CH2। फिर अगला CH2 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 और लास्ट में फिर से देखिए एक वैलेंसी वाला है, फिर से CH3 होगा। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे आसान तरीका है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना, क्योंकि सिर्फ लाइन लाइन ड्रा करना होता है, ड्रा करने में आसानी होती है और नॉर्मली हम यही ड्रा भी करते हैं। तो ये दो क्या किसी काम के नहीं है? ये नॉर्मली हम तब शो करते हैं जब हमें कोई रिएक्शन मैकेनिज्म शो करना होता है। व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म? कोई भी रिएक्शन किस तरह से चल रहा है, द पाथवे ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कोई रिएक्शन कैसे चल रहा है, कहां से बॉन्ड टूट रहा है, कहां से बॉन्ड बन रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर हम उसे क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म। और उसके केस में हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और अगर हम इस तरह के लाइंस ना बनाना चाहें, कार्बन हाइड्रोजन के काउंट भी आसानी से दिखाना चाहें आपको एक्सप्लेन करने के लिए,
तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन में उसे लिखना थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पे कई जगहों पे हम इसे भी लिखते हैं। देन दीज आर द 3 डिफरेंट वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे व्हाट आर द होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।